नमस्कार मित्रों, निसांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आशा है आप लोगों की तैयारी पूरे चढ़ाव पर होगी, पूरे सकारात्मकता की ओर होगी और निश्चय ही सफलता आपको मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका पेपर अच्छा हो। अब तक आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पर लगातार जो प्रश्नोत्तर आपको इस टेस्ट सीरीज के पेपर्स के बताए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित हो। ईश्वर सब अच्छा करे। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। अभी आपका जो स पार्ट जो चल रहा था, इसका ये पूरा नहीं हो पाया था, वरना इच्छा थी कि स वाला पूरा हो जाए तो लास्ट में दे रहेगा। लेकिन इसका एक प्रश्न है, कवि परिचय जो आपके लिए 4 नंबर का होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तीनों कवि तो मैं बता ही रहा हूं, पर मित्रों एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन दोनों को एक बार पढ़ जाना। तुलसी भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आपके ज्यादा पार्ट अब नहीं बचे डिलीट होने के बाद, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, लेकिन इनको एक बार ढंग से समझ जाना। इसमें परिचय दिया हुआ है रघुवीर सहाय, फिराक गोरखपुरी और उमाशंकर जोशी। परिचय इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है, आपको महत्वपूर्ण बातें समझनी है, फालतू की कोई बात नहीं लिखनी। सबसे पहले रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का पार्ट कौन सा है आपके? कैमरे में बंद अपाइज। कैमरे में बंद अपाइज पार्ट के लेखक रघुवीर सहाय। जन्म 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। निधन 30 दिसंबर 1990 नई दिल्ली। और नई कविता के कवि थे। नई कविता के कवि इसलिए 1953 से लगाकर और 1960 तक का जो समय था वो नई कविता का, और 60 के बाद भी 60 कविता जो है वो भी उसी का एक अंश हुआ करती थी। अब आकाशवाणी में काम किया, नवभारत टाइम्स। देखो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक आप लोग समझ सकते हो। इसको कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? नवभारत टाइम्स का, दिनमान का, प्रतीक का, कल्पना और वाक आदि पत्र पत्रिकाओं के साथ ये जुड़े रहे। साहित्यिक पत्रकारिता और संपादन से भी ये जुड़े रहे। फिर कविताओं में उनका प्रवेश दूसरा सप्तक के साथ हुआ। आपको पता है पहला सप्तक जो था वो 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1978। तो अंग्रेजी द्वारा जो दूसरा सप्तक था, इसके कवि हैं ये। सप्तक मतलब 7 कवियों का एक मंडल हुआ करता था प्रयोगवाद में। फिर कविताओं के अलावा उन्होंने कहानी, निबंध और अनुवाद विधा में महती योगदान दिया, यानी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। वह समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा, ये नागर चेहरा कवि माने जाते हैं। इससे पहले जो पाठ है कौन सा? कविता के बहाने आया ना, कविता के बहाने, और एक और है कौन सा? बात सीधी थी पर। इन दोनों कविताओं के जो कवि हैं कौन है? कुंवर नारायण। वह नागर संवेदना के कवि कहलाते हैं, ये नागर चेहरा कवि कहलाते हैं, याद रखना। और उन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में कविताएं लिखी। बिल्कुल सीधी भाषा में से बेलोस, क्रूर को भी कहा जाता है। बिल्कुल एक सपाट भाषा में इन्होंने कविता करने का काम किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं, दूसरा सप्तक जो 1951 है, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये अलग अलग सन भी दिए हुए। आपको इतनी सारी बातें याद नहीं रहे, कोई आवश्यक नहीं है। मुख्य रचनाएं आप ध्यान रख सकते हो। लोग भूल गए हैं, आपको पता है लोग भूल गए कहां से ली गई है? लोग भूल गए हैं, कैमरे में बंद अपाइज जो कविता आपके इस पाठ्य पुस्तक में आई है, जो लोग भूल गए से ली गई है। और कुछ पते और कुछ चिट्ठियां एक समय था, उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। ये सब क्या है? कविताओं की किताबें, काव्य संग्रह है। कैमरे में बंद अपाइज कहां से ली गई है? लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। सीढ़ियों में धूप में, आगे शायरी है, रास्ता इधर से है 1972,
और जो आदमी हम बना रहे हैं, संग्रहों में उनकी कहानियां संकलित है। ये कहानी संग्रह, वो काव्य संग्रह है। दिल्ली मेरा परदेश लिखने का कारण, उबे हुए सुखी और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर लहरें और तरंग, उनके निबंध संग्रह है। ये सारे क्या है? निबंध संग्रह। निबंध के लिए चूंकि रघुवीर सहाय जाने नहीं जाते, इसलिए आप कविता संग्रह और कहानी संग्रह को समझ सकते हो। कुछ भी याद ना हो तो कम से कम काव्य संग्रह आप लोगों को याद करना है। लोग भूल गए तो आपको याद वैसे ही होगा। जन्म और निधन जरूर ध्यान में रखना है। रघुवीर सहाय रचनावली 2000 में प्रकाशित हुई। 6 खंडों में उनकी सभी कृतियां संकलित है। याद रखना, रघुवीर सहाय की समस्त रचनाएं रघुवीर सहाय रचनावली के नाम से 6 भागों में प्रकाशित है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। जैसे निराला रचनावली 8 भागों में है, बच्चन ग्रंथावली 10 भागों में है, ये याद करना पड़ेगा। और कविता संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए उन्हें 1984 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो लिखनी होती है, इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया, लोग भूल गए हैं के ऊपर 1984 में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति का जीवन परिचय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, साहित्यिक परिचय ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले कवि है, आपको एक का ही करना है, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का नाम है फिराक, लेकिन ये भी उपनाम है। इनका जो नाम है वो है रघुपति सहाय। असली नाम है रघुपति सहाय था। उनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। बुनियादी शिक्षा घर पर पूरी की, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है वो घर पर रह करके पूरी की। 1917 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, ग्रेजुएट हुए और उर्दू, फारसी और अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री पूरी की, एमए किया। 1919 में सिविल सेवा के लिए नामांकित भी हुए। और सम्मान और पुरस्कार कौन से मिले? फिराक गोरखपुरी को भारत सरकार ने उनके साहित्यिक कार्यों के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, याद रखना, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मूलतः उर्दू में लिखा करते थे। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी भी साहित्यकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिला। तो उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार और उर्दू में 1960 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इसका मतलब फिराक गोरखपुरी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी प्रमुख रचनाएं, इसमें चाहे ज्यादा दी हुई है, आपको 2 तो कम से कम याद रखनी है, गुले नगमा और बज़्म जिंदगी। बहुत जबरदस्त रचनाएं हैं। तो गुले, रहना, रूहे, कायनात, मशहल, रूप, ये रुबाइयां है। इसमें रुबाइयां दी हुई है। ये उर्दू का एक छंद होता है रुबाई। सबिस्तान, सरगम, रंगे शायरी, परछाइयां, तराने इश्क, इस तरह ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप लोगों को याद रखनी है दो बातें। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1984 में। इनको साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगले साहित्यकार आते हैं उमाशंकर जोशी, है ना। उमाशंकर जोशी की 2 कविताएं, छोटा मेरा खेत और एक कौन सी है? बगुलों के पंख। उन कविताओं को लिखने वाले साहित्यकार उमाशंकर जोशी। ये विशेष बात है क्या? इनका जन्म गुजरात में हुआ 1911 में, है ना। ज्यादातर कहाँ के आए? उत्तर प्रदेश के। जन्म सन 1911 में गुजरात में हुआ और उनकी मृत्यु 1988 में हुई। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का
उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया, ट्रांसलेशन का काम भी ये करते थे। कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है। दूसरी विधाएं मतलब कहानियां, निबंध, जीवनी, इस तरह की बातें। खासकर साहित्य की आलोचना में ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं, है ना। बड़े प्रतिभावान साहित्यकार के रूप में इनको जाना जाता है। किसको? उमाशंकर जोशी जी को। विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य और वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये एकांकी है। सापना भारा, शहीद, ये कहानी है। श्रावणी मैणो, ये गुजराती में लिखी हुई है। विसामो, ये उपन्यास है ना। पार कांचन्या, ये निबंध संग्रह है। गोष्ठी, उगाड़ी बारी, क्लांत कवि, मारा सोनेट, स्वप्न प्रयाण, ये संपादन है। इन पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। किस किस का? गोष्ठी, उगाड़ी बारी, क्लांत कवि, मारा सोनेट और स्वप्न प्रयाण। सन 1947 से संस्कृति का संपादन भी इन्होंने किया। संस्कृति नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। तो मित्रों, ये था आपका भाग से। थोड़ा सा फास्ट इसलिए बताया जा रहा है, आपको बार बार बताया जा रहा है कि निश्चय ही समय कम है। समय का सदुपयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है और समय की मांग के अनुसार हम अपना कार्य कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। आशा है इसका फायदा आप लोगों को मिले। निम्नलिखित, यहाँ से द पार्ट शुरू होता है, जो अंतिम पार्ट है। पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मैं व्याख्या में आप कुछ और भी बढ़ा चढ़ा करके बातें लिख सकते हो रिलेटेड टू ये आपका जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड करके, लेकिन अनावश्यक चीजों से बचे। नंबर 1 बात है संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ और प्रसंग को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। संदर्भ कहाँ से ली गई है पंक्तियां, किस कवि की है या किस लेखक की है, और प्रसंग होता है किस प्रसंग में बात कही गई है, कौन सी स्थितियां आई उस प्रसंग में बात कही, और अंत में विशेष जिसमें भाषा, छंद, अलंकार, रस, आपको जो जो भी आता है, कोई मुहावरा हो, लोकोक्ति हो, विशेष में 3-4 लाइनें, कुछ नहीं तो 3 कम से कम पॉइंट में आप लिख सकते हो। छोटी छोटी बातें पेपर को बहुत बड़ा बना देती है सारी। अब ये सबसे पहले तो देखते ही पता लगना चाहिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता जा रहा था। कौन सा कवि? कवि कुंवर नारायण। लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको यही समझा रहा हूं, कोई सॉल्यूशन नहीं किया इसका, मैं आपको समझाऊंगा पूरा। कुंवर नारायण की पंक्तियां है। कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ था। रघुवीर सहाय का 29 में हुआ था। क्रम से याद करोगे सब याद रह जाएगा। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है आत्मजयी नामक काव्य संग्रह पर। चलो अभी व्याख्या की बात करते हैं। तो हम ये कहेंगे, मेरी बातों को ढंग से सुन लो। प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के कुंवर नारायण द्वारा रचित किससे कविता के बहाने, एक कविता है, दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। ये लिया गया है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर, जो कि कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है, जिसमें कवि ने बताया है कि किसी भी बात को करने के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। हर बात को करने का एक विशेष तरीका होता है। भाषा को जो कि केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है, उसमें आप भाषा के चक्कर में पड़ करके अपनी अभिव्यक्ति को कमजोर कर सकते हो। इसलिए जिस बात को कहने के लिए जो शब्द नियत है उसको वैसी ही भाषा में कहना चाहिए, क्योंकि भाषा दिखावे के लिए नहीं, केवल अभिव्यक्ति के लिए होती है। तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। इसमें बताया गया है कि जब भाषा के चक्कर में बात फंस गई, यानी लोगों तक बात स्पष्ट नहीं हो पाई, तो फिर मैं और ज्यादा परेशान हो गया। उस समस्या को सॉल्व करने के बजाय उसको और ज्यादा उलझाने का प्रयास कर रहा था। जैसे स्क्रू को खोलने के बजाय उसे और कसता जा रहा था। आपको पता है ज्यादा कसने पर क्या होगा, चूड़ियां मर जाती है, स्लिप होने लग जाता है।
क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। लोगों का काम है तमाशा देख करके हंसना, वाहवाही करना व्यंग्यात्मक तरीके से। तमाशबीन लोग हैं संसार के, तमाशा देखने वाले लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि किसको क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, उनको तो तमाशा देखना है। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को इस बात का डर था कि जोर जबरदस्ती में बात की चूड़ी न मर जाए। चूड़ी मरने के बाद क्या होता है, स्क्रू प्रभावहीन हो जाता है, उसी प्रकार से बात प्रभावहीन न हो जाए, इस बात का कवि को डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। इस प्रकार से बहुत संक्षिप्त में आपको ये बातें बताई जा रही है। इनका सॉल्यूशन इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लिखे हुए को पढ़ने से ज्यादा मैं आपके सामने विश्लेषित करके बता रहा हूं, समझ में आ जाएगी और कूल होकर के एक एक बात को समझने का प्रयास आपको करना है। इसका अथवा में दिया हुआ है। अब ये देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, आपको पता है ये चौपाइयां है ना, ये है चौपाई। चौपाई को कैसे पढ़ा जाता है ये आपको याद होगा, मैं थोड़ा फास्ट में पढ़ा देता हूँ, फिर अर्थ भी समझेंगे। पहले संदर्भ और प्रसंग कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के रामचरितमानस के भाग लंका कांड से ली गई है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से एक एक बात इसमें क्लियर आपको करना है क्रम से। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये प्रसंग लिया गया है लंका कांड के उस भाग से जहां पर मेघनाद और लक्ष्मण के बीच युद्ध होता है। युद्ध के दौरान लक्ष्मण की को शक्ति लग जाती है, लक्ष्मण बेहोशी में है, बहुत बुरी स्थिति में है, लगभग मरणासन वाली स्थिति में है। तब भगवान राम बड़े चिंतित है, सारे वानर भालू चिंतित हो जाते हैं। लक्ष्मण को मूर्छा से उठाने के लिए, लक्ष्मण जी को प्राणदान देने के लिए हनुमान जी जाते हैं। वेद सुसेन जो रावण के वेद्य हुआ करते हैं उनको उठाकर ले आते हैं, और जब वेद सुसेन के निर्देश पे हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं, कहाँ दक्षिण से वहां उत्तर की ओर, तो उस समय वो उधर से पर्वत लेकर जब निकलते हैं, अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं। ये बातें लिखनी नहीं है सारी, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा संदर्भ और प्रसंग। पर यहाँ बात कहाँ की आ रही है कि वहां राम लक्ष्मण निहारी, वहां राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए मनुज अनुज उर लायो, सकौ न दुखित देखि मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागित ज्यों पितु माता, सयों विपिन हिम आतप बाता। क्या करे, वहां राम लक्ष्मण निहारी, वहां पर राम लक्ष्मण को निहारते हैं, कहां पे, लंका में। और बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुष्य के अनुसार वचन बोले। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब मनुष्य के रूप में अवतरित हुए तो पूरी लीला कर रहे हैं। क्या बोले, मनुष्य के अनुसार क्यों कहा, क्योंकि भगवान राम ऐसा नहीं कह सकते, वो खुद सब समस्याओं का समाधान करने में वो खुद ही लायक है, समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। अर्ध रात गई कभी नहीं आयो, आधी रात बीत गई लेकिन अब तक हनुमान जी नहीं आए, इसलिए राम उठाए अनुज उर लायो, राम ने उठाकर अपने भाई को हृदय से लगा लिया। सकौ न दुखित देख मोहि काहू, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा सदा से मृदुल मीठा स्वभाव रहा है। मम हित लाग तजेऊ पितु माता, मेरे हित में लग करके ही तुमने अपने माता पिता तक को छोड़ दिया। सयऊ विपिन हिम आतप वाता, तुमने विपिन यानी जंगल, हिम का मतलब बर्फ होता है, पर यहाँ सर्दी है, आतप मतलब धूप और वात मतलब हवा। कहने का मतलब अगर आपको एक एक शब्द पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो आप आशय तो समझ ही सकते हो कि तुमने मेरे लिए सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास सब कुछ सहन की। और सो अनुराग कहा भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई, जो जन त्यों बन बंधु बिचोऊ, पितु वचन मन ते नहीं होऊ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे कि सो अनुराग कहाँ भाई, हे भाई वो प्रेम अब कहाँ गया।
उठाऊ न सुनि मम बच बिकलाई, मेरे व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुन करके अब तुम उठते क्यों नहीं। जो जनते हूँ वन बंधु बिछो, यदि मैं जानता कि वन जाने से भाई बिछुड़ जाएगा तो पितु वचन मानते ही नहीं होहू, मैं पिताजी के दूसरे वचन को मानता ही नहीं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो जाए जग बार ही बारा, अस विचार जिये जागा ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सुत बित नार, सुत यानी बेटा, बित मतलब धन, नारी भवन और परिवार, 5 चीजें बताई। हो ही जाए जग बारह ही बारह, ये चीजें तो संसार में आती जाती रहती है। अस विचार जिये जागम ताता, ऐसा विचार अपने मन में लेकर के हे तात, हे लक्ष्मण तुम उठो, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, संसार में सगा भाई नहीं मिलता। कौन कौन मिल जाता है? सुत बित नार भवन परिवारा, है ना, बेटा मिल जाता है, नारी मिल जाती है, भवन परिवार मिल जाता है, लेकिन सगा भाई नहीं मिलता। चलो बात करते हैं इसके पिछले पार्ट की। अगर इसमें विशेष क्या लिख सकते हो? अवधि भाषा का प्रयोग है ना, और अवधि भाषा के प्रयोग के साथ साथ जहां पर आपको इसमें अनुप्रास दिखे, छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जहां अनुप्रास रस्ते चलते मिल जाता है कई जगह, जहां पर रूपक मिल जाए, यहाँ चौपाई छंद का प्रयोग किया गया, ये तो आप जानते ही हो। तो 2 बातें तो अवधि और चौपाई छंद, 2 बातें तो वैसे ही मिल गई, है ना। और उसके बाद में जो है भाषा में कहीं ना कहीं कोई अलंकार अगर दिए हुए हो, अगर राम की किसी मनोस्थिति का वर्णन हो, ये केवल आपके लिए वो भाग है जिनको आप समझ करके और भी कुछ कर सकते हो, है ना। फिर अगली व्याख्या जो है वह है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मित्रों, बच्चों को सबसे ज्यादा तनाव ये होता है कि पद्यांश की तो व्याख्या कर ले, गद्यांश का अर्थ कैसे निकालें। निकलता है और भी बहुत अच्छा निकलता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। और चलो एक तनाव और कम हुआ, ज्यादा नहीं निकालनी व्याख्या, पर संदर्भ एवं प्रसंग और नीचे नीचे विशेष तो लिखेंगे, बीच वाले को थोड़ा सा फैला करके कर दें, विस्तृत कर दें। देखो, अगर आपने संदर्भ और प्रसंग और विशेष पर ध्यान दिया तो 6 में से 6 नंबर आने में कोई बड़ी बात नहीं है। शुरू कर रहे हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है, कौन से पाठ से लिया गया है? फटाफट याद होना चाहिए, बाजार दर्शन से। निबंध के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। तो प्रस्तुत गद्यावतरण जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन निबंध से लिया गया है, आपकी आरोह पाठ्य पुस्तक में से, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि बाजार की सार्थकता किसमें है, बाजार का प्रयोग कैसे करना चाहिए। ये हो गया संदर्भ और प्रसंग। 1 नंबर पूरा, 4 नंबर की व्याख्या, 1 नंबर का विशेष। इस तरह से आप अपने अंक भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। अर्थात जो व्यक्ति ये जानते हैं कि वह क्या चाहते हैं, वो बाजार को सार्थकता देता है। अर्थात बाजार आवश्यकता के समय काम आने का एक माध्यम है, एक साधन है। वहां फालतू में घूमने वाला, अपनी परचेजिंग पावर के दम पर सामान खरीदने वाला व्यक्ति सक्सेस नहीं है। अपनी परचेजिंग पावर के घरों में अपने पैसे से एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परचेजिंग पावर के दम पर बाजार जाते हैं, वह दूसरे लोगों के शोषण के जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि बाजार में महंगाई बढ़ेगी, निश्चय ही अर्थशास्त्र का यह नियम है कि प्रोडक्टिविटी कम होगी और खपत यदि ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो ऐसे लोग बाजार में कपट के लिए जिम्मेदार हैं, और न तो वे बाजार को सच्चा लाभ दे सकते। कौन लोग? ऐसे लोग जो केवल बाजार में अपनी परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करते हैं। न तो वे बाजार को से लाभ उठा सकते और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। कौन लोग? ये प्रश्न भी आ गया इसी पेपर में। जो लोग बिना आवश्यकता के बाजार जाते हैं, परचेजिंग पावर के दम में सामान खरीद के लाते हैं, वे लोग बाजार को सच्चा लाभ नहीं दे सकते। जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। अगर कपट बढ़ेगा तो सद्भाव घटेगा और निश्चय ही बाजार उपभोक्ताओं का शोषण करने लग जाता है। इनमें विशेष लिख सकते हैं, जो है सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। निबंध शैली है जिसमें एक साधारण सी बात इसमें बताई गई है। बाजार की के महत्व पर
इसमें लिखा गया है 2-3 बातें, आपको इसमें से अच्छी अच्छी छांट के गद्यांश में विशेष कम होता है। अगर कहीं ना कहीं लोकोक्ति, मुहावरा या इस तरह की बात आ जाए तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका अगला है भक्तिन और मेरे बीच, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है। पहले मैं आपको संदर्भ और प्रसंग बता देता हूँ। मित्रों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हमारे पास समय कम होने के कारण बहुत फास्ट में आपको बता रहे हैं, लेकिन समय आपको भी बचाना है, हमें भी बचाना है, ताकि कल आपका पेपर या जब भी आपको पेपर आपके हाथ में मिले उसको आप आराम से उछल उछल कर आनंद पूर्वक करें, और जब बाहर निकले तो एक खुशखबरी आप लोग दें कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको संदर्भ और प्रसंग बताता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र से लिया गया है, पाठ से नहीं, संस्मरणात्मक रेखा चित्र से, ताकि आप एग्जामिनर पर अपनी प्रतिभा बता पाओ, उसको साबित कर पाओ कि मुझे बाकी की चीजें भी याद है कि इसकी विधा क्या है। विशेष की बात लास्ट में। तो भक्तिन जो उसकी नौकरानी थी, उसके और महादेवी वर्मा के बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना काफी कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो अच्छा होने पर भी सेवक को इच्छा होने पर, अच्छा नहीं है, जो इच्छा होने पर भी, या ये आएगा मित्रों, जो इच्छा होने पर भी सेवक को सेवा से न हटा सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर करना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में आने वाले बारी बारी से आने वाले अंधेरे और उजाले का। चलो पहले इधर समझ लो कि महादेवी वर्मा चाहते हुए भी उसको अपनी सेवा से नहीं हटा सकती थी, और ऐसी कोई सेविका भी नहीं होगी या सेवक भी नहीं होगा जो मालिक के कह देने पर भी अवज्ञा से हंस करके रह जाए कि नहीं 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 ठीक है। कुल मिलाकर इसको सेवक नहीं कहा जा सकता, ये उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। कौन? भक्ति। जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, वे जिस प्रकार का अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है। जिस प्रकार से घर के अंदर आने वाले अंधेरे उजाले का अपना एक महत्व है, उसी प्रकार भक्तिन का मेरे जीवन में विशेष महत्व है। वह और उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व में इस प्रकार से घुल मिल गया है कि उसके द्वारा मेरा महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब बातें इसमें बताई गई है। विशेष में सरल भाषा का प्रयोग तो है ही सही, किस तरह से एक नौकरानी का जो है महिमा मंडन किया गया है, हालांकि उसकी बुराइयां भी बताई गई है, अच्छाई भी बताई गई है, लेकिन सब बातों का निचोड़ एक ही है कि महादेवी वर्मा और भक्तिन दोनों परस्पर पूरक जैसी हो जाती है। समय और परिस्थितियों के चलते स्वभाव में विषमताएं जरूर आती है, लेकिन वो महादेवी वर्मा से अलग अपने आप को नहीं कर पाती और महादेवी वर्मा भी उसको अलग नहीं कर पाती। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 नंबर आपको आराम से दिला पाता है। देखो, ये अथवा में आएगा हमेशा हर परिस्थिति में। स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग रवि कुमार मानो और राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। यह आप लोगों को लिखना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, शासकीय और अर्धशासकीय में, अर्धशासकीय पत्र में हमेशा संबोधन जो है उसमें अनौपचारिक शैली का प्रयोग होता है। आदरणीय शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, इस प्रकार की बातें उसमें आती है, इसीलिए इसको अर्धशासकीय कहते हैं। अनौपचारिक शैली का प्रयोग होता है और तो सारा वैसा ही है। आप ऊपर से प्रेषक का नाम लिखोगे, उसके बाद में जो चीजें हैं विषय के अनुरूप वो चलती जाएगी। अंत में जिसको भेजा जा रहा है उसका और फिर जो भेज रहा है उसका। और बात क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ो भाई। आप स्वयं तो रवि कुमार हो, आप अपना नाम मत लिख देना। और समस्त संस्था प्रधानों को लिखना है आपको
कि क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। वैसे इस तरह के पत्र मैक्सिमम जो है वो लगभग पदों वाले आपस में समान पदों वाले पत्र व्यवहार करते हैं। चाहे वो कलेक्टर साहब किसी रसद विभाग के अधिकारी को पत्र लिखें कि भाई मोहल्ले में जो है आपके वार्ड में जो है सुचारू रूप से राशन वितरण नहीं हो पा रहा, इस पर ध्यान दे, ऐसी बातों के लिए पत्र लिखे जाते हैं। ये अथवा में आता है। हालांकि इसमें निविदा, ज्ञापन, विज्ञप्ति, अधिसूचना वगैरह भी है, तो लेकिन अर्थशास्त्र के पत्र को पक्का याद रखना। अथवा में ज्यादातर एक तो वो आता ही है। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा का आयोजन करने के लिए, परीक्षा तिथि को निर्धारित करने के लिए विज्ञप्ति तैयार कीजिए। ये उससे भी छोटा है, इसको तो आप चाहो ना। देखो मित्रों, आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में से कौन सा करें, ये भी मैनेजमेंट है, ये वाला छोड़ सकते हो आप, यहाँ ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि आप जो विज्ञप्ति बनाओगे केवल परीक्षा तिथि है। माध्यमिक परीक्षा का आयोजन करने के लिए, परीक्षा तिथि को निर्धारित करने के लिए, है ना। तो आप परीक्षा, यहाँ आप कौन है, सचिव हो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के, तो ऊपर तो आएगा राजस्थान सरकार, क्योंकि लेटर पेड पे तो लिखा हुआ आएगा, या वो विज्ञप्ति न्यूज़पेपर में आएगी तब भी ऊपर ही ऊपर रहेगा राजस्थान सरकार। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, सचिव मत लिख देना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 10th के और 12th की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, इनका आयोजन करने के लिए, परीक्षा तिथि को निर्धारित करने के लिए, हालांकि यहाँ पर एक चीज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, यहाँ निर्धारित करना है या फिर बताना है कि ये वाली है, तो आपको यही बताना है। जैसे मान लो, और याद है कितना सा है, जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 27 मार्च से 10वीं की और 1 अप्रैल से 12वीं की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो ये ऊपर का पाठ करने के बाद आप ये कहोगे, फिर क्या इसमें क्या बात बताओगे, माध्यमिक परीक्षा का आयोजन करने के लिए, परीक्षा तिथि को निर्धारित करने के लिए, बिल्कुल परीक्षा तिथि बतानी है आपको डायरेक्ट। तो समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 27 मार्च से और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 अप्रैल से होने वाली है, जिसका सुचारू रूप से आयोजन करवाने के लिए समस्त संस्था प्रधानों और उनसे जुड़े हुए समस्त अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो परीक्षाओं का आयोजन सफलता पूर्वक करवाएं। इस तरह का लिख करके नीचे लिख देना। आप अपने आप को क्या कहोगे, सचिव, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और ये आपकी विज्ञप्ति खत्म। कितना आसान सा काम है। तो बिल्कुल निश्चय ही आप इस आसान काम को और आसान कर दोगे। आपके समय का बार बार ख्याल रखा जा रहा है मित्रों, इसीलिए समस्या है, वरना बहुत इससे ज्यादा टाइम इसमें लग सकता था, लेकिन आपको भी पढ़ना है। सेल्फ स्टडी इस समय बहुत जरूरी भी है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आए और आप लोग और अच्छा कर पाओ। अब ये निबंध, निबंध तो आप जानते हो, तो निबंध है, इसमें आप जितना चाहो जैसा चाहो हो सकता है, बहुत अच्छी गरिमामय भाषा शैली से आप मैं जो लिखवाऊं उससे भी अच्छा कर पाओ। मैं केवल समझा रहा हूं आपको। निबंध, निबंध जो आपको लिखना है 300 शब्दों का लिखना है, 3 पेज लगभग। और मित्रों याद रखना, निबंध को लास्ट में लिखना, जितना समय मिले सब निबंध पे लगा दो। लास्ट 5 मिनट की बेल बजे तो क्या करोगे, लास्ट वाला क्या होता है, उपसंहार, वो लिखना प्रारंभ कर दो। देखो विषय आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, छात्र जीवन में खेलों का स्थान, राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा हमारा कर्तव्य, ये हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा करें, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत। मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों, ये जो आत्मनिर्भर भारत है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाले जो निबंध इसमें लिखे हुए हैं, हम लोगों ने अगर दिए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सोच करके दिए होंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, एक महत्वपूर्ण निबंध है जो आपको निश्चय ही याद रखना है, और एक नहीं बहुत सारे हैं निबंध। मैं आपको कितना भी समझा दूं, शैली आपकी काम करेगी। इसलिए मित्रों निबंध को आप कर सकते हो निश्चय ही। जो बच्चा सब कुछ लिख सकता है वो निबंध जरूर लिख सकता है। जब इतना सारा आप कर सकते हो तो निबंध में क्या है। फिर भी
ये कुछ खास निबंध हो सकता है मित्रों ये आ जाए, फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ न बचे। आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भर भारत। दूसरा आजकल कौन सा चल रहा है, डिजिटल दौर है ना, डिजिटल का जो दौर है उस पर आ सकता है, महिला सशक्तिकरण पर आ सकता है ना। तो एक कौन सा, डिजिटल इंडिया, एक तो आपको बता दिया आत्मनिर्भर भारत, दूसरा डिजिटल इंडिया, तीसरा नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्त होगी तो देश भी सशक्त होगा, सशक्तिकरण। और एक और आपको देखना है इसमें से, वैसे आतंकवाद जो है विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन आतंकवाद का जो मामला है वह थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है। और एक है युवा पीढ़ी और देश का भविष्य। आप खुद युवा पीढ़ी हो, युवा पीढ़ी और देश का भविष्य भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। मैं लिख देता हूं, एक तो आ जाए तो बाद में आप कहते सर ये वाला तो आपने नहीं बताया था, तो मैं बता देता हूं। युवा पीढ़ी और राष्ट्र का भविष्य। बच्चों निबंध लिखना बहुत अच्छी कला भी है, बहुत इंटरेस्टिंग कला है, कोई बोर नहीं हो रहा, इसमें आप 10 पेज भर सकते हो। वर्तमान में आपने अगर सर्वे देखा हो, भारत विश्व का सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, जहां पर 35 साल से कम उम्र की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो युवाओं का देश भारत, इसमें किस तरह से युवा पीढ़ी चाहे तो देश को विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर ले जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का जो समय समय पर जो प्रयास चल रहे हैं, चाहे वह ये सब इन्हीं से रिलेटेड है, डिजिटल इंडिया, युवा पीढ़ी, नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत, निश्चय ही करंट मुद्दों के ऊपर निबंध उठ के अक्सर आते हैं। अगर पेपर सेटर ने अच्छे से पेपर को निर्मित किया है, वो उनकी सोच है, वो कैसी सोच रखते हैं, हम कैसी सोच रखते हैं, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। चिंता किसी प्रकार की नहीं करनी है, लगातार चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। निश्चय ही आशा आप लोगों से रखूंगा कि आज का ये पेपर आपके काम आए। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के लिए ये पेपर बहुत अच्छा साबित हो। आप लोग इसमें एक एक बात जो समझाई गई है, जो लिखवाई गई है या जो मौखिक बताई गई है, इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे और सफलता निश्चय आपके कदम चूमेगी, क्योंकि निशान है तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद।